बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान अनीका निसार। नाजरीन, बहुत सारे अहम टॉपिक्स पे हमने बात करनी है। सबसे पहले टॉपिक के हवाले से बात की जाए तो कराची, वो शहर जो कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा इकॉनमी जनरेट करने वाला शहर, बहुत सारे मसले मसाइल में घिरा हुआ था, जिसके अंदर सरे फहरिस्त अगर बात की जाए तो टेररिज्म यानी दहशत गर्दी था। कराची की बहुत सारे मसाइल और उनका हल जो निकाल रहे थे वो था रेंजर्स के थ्रू, लेकिन रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी ना की गई अब तक, और अब तक ये मामला तूल इख्तियार करता गया। इसके हवाले से क्या बातचीत हो रही है और इसके हवाले से आगे आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या सिंध हुकूमत फौरी तौर पर इस चीज़ को देखेगी कि रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी की जाएगी या नहीं? इसके हवाले से बहुत सारे बयानात सामने आ रहे हैं, और जो ही करप्शन के हवाले से कुछ काम करना शुरू किया गया तो सिंध हुकूमत की जानिब से ये चीज़ सामने आई कि सूबाई असम्बली से जब तक अप्रूवल नहीं लिया जाएगा तब तक तोसी नहीं की जा सकेगी रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से। हमारा दूसरा टॉपिक होगा डॉक्टर आसिम के हवाले से, जो कि एक बार फिर करप्शन के हवाले से डॉक्टर आसिम को पकड़ा गया और 106 दिनों के रिमांड के बाद अब नैब जो है 7 दिन के लिए डॉक्टर आसिम का रिमांड हासिल कर चुकी है। आपको बताते चलें कि पहले रेंजर्स, उसके बाद फिर पुलिस और पुलिस के बाद फिर नैब की बारी है। आखिर ऐसी क्या चीज़ निकलेगी इस केस के हवाले से, इस बारे में भी बात करेंगे, और साथ ही ये भी बात करेंगे कि क्या अब तक शवाहिद सामने आ सके या नहीं, और अदालत के अंदर 2 वकला के बयानात में तजाद क्यों पाया गया। हम अपने तीसरे टॉपिक की जानिब जाएंगे और बात करेंगे बलोचिस्तान के हवाले। मरी मुआहिदा हुआ, मरी मुआहिदे में ये डिसाइड हुआ कि डॉक्टर अब्दुल मालिक 2.5 साल तक हुक्मरानी करेंगे एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान, और उसके बाद सनाउल्लाह ज़हरी साहब को 2.5 साल की हुक्मरानी दी जाएगी बलोचिस्तान के हवाले से। इसके बारे में अब ये डिसाइड हो चुका है कि सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन अब होने क्या जा रहा है, डॉक्टर मालिक ने उनकी कैबिनेट में वजीर बनने से इनकार कर दिया, और इनकार के बाद उनको स्पीकर की जो है कुर्सी वो ऑफर की जा रही है। इस बारे में क्या होगा, इस बारे में बात करेंगे, और आपको ये भी बताते चलें कि कराची स्टूडियो से होलोग्राम के जरिए हमें ज्वाइन करेंगे ज़फ़र हिलाली साहब, जो कि हमारे साथ होंगे थोड़ी देर में, और इस्लामाबाद स्टूडियो से होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए हमें ज्वाइन करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। दोनों से बात करेंगे लेकिन आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कराची के हवाले से सिचुएशन, और कराची की सिचुएशन के बारे में बात की जाए तो कराची की जो हालात होते हैं, कराची के जहां वाकयात होते हैं, वो तमाम पूरे मुल्क को अफेक्ट करते हैं, पूरे मुल्क की इकॉनमी को अफेक्ट करते हैं। और वहाँ मौजूद हैं हमारी एंकर फरा यूसुफ, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर क्या तासुरात हैं कराची के जो शहरी हैं, वहाँ रहने वाले हैं, वो क्या समझते हैं कि रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। फरा, आप वहाँ मौजूद हैं, ये बताइएगा कराची के लोगों के क्या तासुरात है, वो क्या चाहते हैं इस हवाले से? हम कराची में मौजूद हैं और कराची के लोगों से पूछते हैं कि वो रेंजर्स के ऑपरेशन के मुतालिक और उनके इख्तियारात को बढ़ाने और या उनके इख्तियारात को कम करने के मुतालिक क्या सोचते हैं। बात करते हैं, आप खुद सुन लीजिए क्या कह रहे हैं लोग। अच्छा, रेंजर्स का ऑपरेशन काफ़ी अरसे से कराची में चल रहा है, आपको क्या लगता है कोई बेहतरी आई या नहीं? काफ़ी हद तक बेहतरी आई है, वारदातें कम हो गई हैं, कराची में अमन आ गया है, लोग आज़ादी से घूम फिर रहे हैं, तो मेरे को तो लगता है ज़्यादा कि अमन आ चुका है कराची में। आप क्या सोचते हैं कि रेंजर्स के इख्तियारात जो हैं, जो तोसी उनको देनी थी वो अभी तक नहीं दी गई, इख्तियारात बढ़ाए गए थे, वो ऐसे ही रहने चाहिए या उनको कम कर देना चाहिए? मुझे लगता है कि ऐसे ही रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी हद तक हालात बराबर हो गए, सही हो गए, तो मुझे लगता है कि इससे बढ़ के भी पावर देनी चाहिए रेंजर्स वालों को। ठीक है, और लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि वो रेंजर्स के इख्तियारात के मुतालिक क्या कहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा रेंजर्स का ऑपरेशन हुआ कराची में, उसके बाद आपको क्या लगता है, कुछ हालात अच्छे हुए कि नहीं? वो तो गए थोड़े से अच्छे, काफ़ी हद तक अच्छे हो गए। तो आपको क्या लगता है कि ये इख्तियारात उनके पास रहने चाहिए या वापस ले लिए जाने चाहिए? होने चाहिए। होने चाहिए। आपको क्या लगता है, रेंजर्स ने कोई काम किया या नहीं किया? माशाल्लाह बहुत बेहतरी आई कराची में, और रेंजर्स को ज़रूर तोसी देना चाहिए, 4 के बजाय 1 साल की इख्तियारात देनी चाहिए। रेंजर्स होगा तो कराची में अमन कायम रहेगा। रेंजर्स की अदम मौजूदगी में पूरी कौम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, तो मीडिया और पूरी कौम की यही दरख्वास्त है कि रेंजर्स
का हमेशा बल्कि जितना भी हो सके इख्तियारात देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा आप बताएं, आपकी दुकान वगैरह भी है यहाँ पे, आपने कराची में वारदातें देखी थी, रेंजर्स के आने के बाद जो इख्तियारात उनको दिए गए थे, कुछ हालात सुधरे? काफ़ी हद तक बेहतरी हुई है। अभी 5 दिसंबर को इनके इख्तियारात जो हैं, जो तौसी दी गई थी वो ख़त्म हो गई, उनको मज़ीद तौसी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, रेंजर्स ऑपरेशन चल रहा है, आपको पता होगा काफ़ी अरसे से, उसके बाद आपको कुछ लगता है कराची के हालात में बेहतरी आई? बहुत बेहतरी आई है। रेंजर्स के होने से कम स्ट्राइकें नहीं होती हैं और मोबाइल स्नैचिंग वगैरह टोटल ख़त्म हो चुकी है। जबकि हम पहले देख रहे थे, मेरे खुद 2 दफ़ा मोबाइल स्नैच हो चुके हैं मेरे बहुत घर के करीब से, लेकिन जब से रेंजर्स आई है अल्लाह का शुक्र है कोई परेशानी नहीं होती। और अल्लाह, मैं तो फेवर में हूँ कि रेंजर्स मिलने चाहिए इख्तियारात मज़ीद। ठीक है, 5 दिसंबर का जो दिन है उस पर जो इख्तियारात बढ़ाए गए थे रेंजर्स के, वो एक तरह से वापस हो गए, अब उनमें तौसी की जानी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल की जानी चाहिए। क्या वजह है, क्यों की जानी चाहिए? रेंजर्स के होने से काफ़ी कुछ बेटर हुआ है। अमन अमान की सूरत हाल आपको लगता है बेहतर हुई रेंजर ऑपरेशन से? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बेहतर हुई। अभी मतलब पहले हम लोग निकल नहीं सकते थे बाहर, अब हम लोग चिल आउट करते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, तो डैट इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर अस। ऑब्वियसली सिक्योरिटी रीजंस काफ़ी अच्छे हो गए यहाँ पे, तो वी लुक फॉरवर्ड फॉर बेटर सिक्योरिटी मेजर्स। तो इंशाल्लाह अगर रेंजर्स को और ज़्यादा परमिशन दी जाएगी और स्ट्रॉन्ग ये लोग मेजर्स लेंगे तो इंशाल्लाह कराची के हालात बहुत अच्छे होंगे। और ऑब्वियसली कराची तो वैसे ही माना जाता है कि रोशनी का शहर है, तो अगर ज़्यादा अब इंशाल्लाह यही ट्रेंड वापस इंशाल्लाह वी लुक फॉरवर्ड फॉर दिस। चलें, ये आपने यहाँ जो अवाम हैं, जो लोग हैं, ख़ासतौर पे नौजवान हैं, उनकी राय आपने जानी कि वो क्या कहते हैं? सही फरा, आपने अवाम की राय तो बता दी। आप ये बताएं, आप भी कराची में मौजूद हैं, आपके ख्याल में जो रेंजर्स की तौसी का मामला है ये तूल लेता जा रहा है, ये बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, आपके ख्याल में कराची के हालात को आप किस तरह से देखती हैं? ओवरऑल कराची की भी बात करें तो जो अवाम है वो बहुत खुश दिखाई देते हैं रेंजर्स ऑपरेशन से, और उनका ये ख्याल है कि जो इख्तियारात रेंजर्स को दिए गए उनमें तौसी कर देनी चाहिए ताकि अमन व अमान की जो सूरत हाल इस वक्त काफ़ी बेहतर हो गई है पिछले कई सालों से, वो बरकरार रख सकें और वो ये अपनी जो ज़िंदगी है सुकून से गुजार सकें, घर से बाहर निकलते हुए ये खौफ नहीं हो कि उनके साथ किसी किस्म की कोई वारदात हो जाएगी। जी राइट, कराची के हवाले से फरा बहुत शुक्रिया, आपने हम लोगों को बताया कि अवाम वहाँ के क्या सोचते हैं। स्पेशली अगर बात की जाए कराची के अवाम के लिए तो इतनी बिजी लाइफ के बाद डेफिनेटली अमन व अमान होगा, सुकून होगा, जहनी सुकून होगा तो कराची के अवाम बेहतर तरीके से पाकिस्तान की मईशत के लिए काम कर सकेंगे। होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए एक दफ़ा फिर ज़फ़र हिलाली साहब ने कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है और उनके साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने। दोनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़फ़र हिलाली साहब, क्योंकि आप भी कराची में, ये बताइएगा रेंजर्स के इख्तियारात में तौसी, ये मामला इतना लटकाया क्यों जा रहा है? एक जगह खुर्शीद शाह साहब ये भी कहते हैं कि जी इस मामले को इतना ना बढ़ावा दिया जाए, क्या ये कहना उनका सही है? देखिए, मज़े की बात यह है कि आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने कितने लोगों से बात की है और एक भी नहीं कहा कि तौसीफ नहीं होनी चाहिए। सब चाहते हैं कि रेंजर्स ठहरे और सब चाहते हैं एक्सटेंशन हो, मगर आप देख रहे हैं नहीं हो रहा है। आज भी कोई नाम नेहाद बहाने के लिए जो 5 तारीख को होना था आज भी नहीं हुआ। अब शायद पीर को जाके ये मैटर प्रोविंशियल असेंबली में कंसिडर होगा। ये मैं एक चीज़ आपसे और जनरल साहब से भी पूछना चाहूँगा कि ये जो टसल हो रहा है इस वक्त ये किसके दरमियान है? क्या फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट है? क्या फेडरल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग रेंजर्स और सिंध गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग प्रोविंस, या फौज और या फौज और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान है? मेरा अपना ख्याल है या फौज और फेडरल गवर्नमेंट एक तरफ और सिंध गवर्नमेंट एक तरफ। मेरा ख्याल में ये फौज के तरफ इनका ज्यादा इशारा है, सिंध गवर्नमेंट। देखिए, इन्होंने रेंजर्स की एक्सटेंशन को डिलिबरेटली स्टॉल किया है। वो क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? प्रोविंशियल असेंबली सिंध ही एक मैसेज देना चाहते हैं। वो कहते हैं देखिए फौज को, और कह रही है कि आपका चौधरात हम नहीं मानेंगे, हम अपने वी आर नॉट गोइंग टू बी डिक्टेटेड टू बाय एनीवन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 147, हम वोट करेंगे अगर हम चाहते हैं रेंजर्स ठहरें, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा कि ये इसमें ताखीर हो रही है तो टू बैड, हम वो करेंगे जब हम समझते हैं हम करना चाहिए। देखिए, ये एक पॉइंट, दे वांट टू मेक अ पॉइंट, और उन्होंने ये पॉइंट अब वाजे कर दिया है कि हम करेंगे जब हम चाहते हैं।
और हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। दूसरी बात, जैसे इन्होंने एक और शो ऑफ डिफाइंस अगर आप समझते हैं सिंध गवर्नमेंट ने किया है, और वो ये है कि जब एक आधा कैबिनेट जो है उठ के चले गए जेल को आसिम साहब को मिलने के लिए, उसका क्या मतलब? उसका मतलब ये था कि वो उनके साथ हैं और ये जो चार्जेस उनके खिलाफ लगे हैं एज फार एज दे आर कंसर्न्ड ये बेबुनियाद हैं। तो एक लिहाज से ये डिफाइंस जो अब नजर आ रही है ये क्यों हो रहा है? मेरे अपने ख्याल में ये एक बार्गेनिंग चिप है सिंध गवर्नमेंट का, और वो चाहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट और आर्मी को बताएं कि आप किसी को अरेस्ट ना करें, आप किसी को पकड़ेंगे नहीं बगैर हमारी इजाजत, इसलिए अगर आप करेंगे तो फिर हम और भी शायद ताखीर करें वोटिंग दिस लॉ इनटू इफेक्ट। सही, ठीक। जनरल अमजद साहब, क्या जिस तरीके से जफर हिलाली साहब ने सवाल उठाया कि आखिर किसके बीच में चपकलिश है, ये क्या फौज और हुकूमत के बीच में चपकलिश है, क्या फेडरल हुकूमत और फौज से जो है वो एक तरह से लड़ाई करने की कोशिश की जाए या उनको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जी देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमारा है? किसके बीच में ये जो है बेसिक प्रॉब्लम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ कराची में अमन लाने के लिए रेंजर्स ने या फौज ने रिक्वेस्ट नहीं की थी, या उन्होंने नहीं कहा था कि हमें इस काम पे हम करना चाहते हैं, हमें लगाया जाए। ये एक यूनानिमस फैसला था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, और फिर उसकी रोशनी में सिंध गवर्नमेंट ने रिक्वेजिशन किया और फेडरल गवर्नमेंट ने अपने रेंजर्स वहां पे मुहैया किए। अब इसमें ये कहना कि चपकलिश है इसके दरमियान या उसके दरमियान, वो हो सकता हो, लेकिन मेरे अपना अंदाजा ये है कि रेंजर्स वगैरह तो चूंकि एक ऑर्डर के तहत आए हुए हैं, अगर ऑर्डर विदड्रॉ होगा तो वो वापस चले जाएंगे, उसमें तो कोई मसला नहीं। लेकिन असल चीज ये है कि जो अमन की सूरत हाल वहां पे है ये एक आर्जी अमर है, क्योंकि जब ऑपरेशन शुरू होता है तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि जराइम में मुलव्वस हैं वो भाग जाते हैं, दूसरे इलाकों में चले जाते हैं, छुप जाते हैं, और फिर आप कभी ढीले पड़े तो फिर आ जाएंगे, या ऑपरेशन रुका तो फिर आ जाएंगे। और इसके साथ साथ ये भी होता है कि कई नए ग्रुप भी होते हैं जो निकल आते हैं वक्त के साथ साथ। तो ये तो एक आर्जी सिचुएशन है। अब आपने ये देखा कि ताजिर कह रहे हैं कि हम सिंध असेंबली का घेराव करेंगे, अवाम से पूछा गया तो वो सारे कहते हैं कि ये इस तरह आपको बढ़ाने चाहिए, इनके इख्तियारात की मुद्दत बढ़ानी चाहिए। तो दरअसल ये हुकूमत सिंध और अवाम के दरमियान मैं समझता हूँ एक झगड़ा है। वो इस तरह कि जिम्मेदारी तो हुकूमत सिंध की थी कि वो पूरे सिंध में और कराची में अमन कायम करे। ये पिछले 8-9 साल से बैठे हुए हैं और नकम्मे हैं बिल्कुल इस लिहाज से कि इन्होंने कुछ नहीं किया, और फिर इनको जब मदद मिली तो उसको उस हद तक तो इन्होंने बर्दाश्त किया जब तक कि वो MQM के लोग पकड़ें, लियारी के पकड़ें या कहीं और जाके कुछ करें। जैसे इनकी करप्शन पे पांव आया ये फट पड़े हैं। उसके बाद कभी इनको सूबाई खुद मुख्तारी याद आ जाती है, आइन के पीछे छुपने, 18वीं तरमीम के पीछे छुप जाते हैं, कभी इनको अपने इख्तियारात आ जाते हैं कि जी ये इख्तियारात तो हमारे थे। सारा किस्सा ये है कि करप्शन बचानी है, उसका दफा करना है। करप्शन की तरफ आप हाथ ना डालें तो रेंजर्स के इख्तियारात आज बढ़ जाएंगे। ये इनको कौन यकीन दहानी कराए? अब रेंजर्स एक्चुअली करप्शन को नहीं पकड़ रहे, वो सिर्फ उस पैसे को पकड़ रहे, वरना तो करप्शन में अगर पकड़े जाए तो सिंध गवर्नमेंट के एक आदमी को अंदर किया जा सकता है। अमजद साहब, वो तो वज़ीर आला सिंध तो ये कहते हैं कि हमारे लिंकेज को पकड़ रहे हैं जहां पैसा जो है वो जराइम की तरफ गया है, दहशतगर्दी की तरफ गया है। अमजद साहब, वज़ीर आला सिंध तो ये कहते हैं कि हमारे टेन्योर के अंदर बड़ी बेहतरी हुई है, और हमारे टेन्योर के अंदर जितनी ज्यादा बेहतरी हुई है इस हुकूमत के अंदर उतनी बेहतरी नहीं हुई। तो वो तो क्लेम्स करते हैं कि करप्शन जो है हम लोगों ने कम की है। इंसान को कुछ शर्म होनी चाहिए ये बात करते, वरना रेंजर्स वहां पे गए किस लिए थे? अगर इन्होंने बेहतरी कर ली हुई थी तो फिर अवाम किस लिए रो रहे थे वहां पे, और लाशें क्यों उठती थी? रोजाना 15 से 20 लोग मरते थे। पिछले इनके दौर में को 12,000 के करीब वहां लोग मारे जा चुके हैं। तो बेहतरी कौन सी की इन्होंने, हमें नजर नहीं आता सबको? सही। अच्छा जफर हिलाली साहब, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जब सियासी गिरफ्तारी करनी होगी तो रेंजर्स को पहले पूछना होगा, अगर इख्तियारात में तोसी की गई तो इस जो है वो इस शर्त के साथ की जाएगी कि सियासी गिरफ्तारी बगैर सिंध हुकूमत के पूछे नहीं होगी। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या सिर्फ और सिर्फ अपने सियासतदानों को, अपने भाइयों को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या कराची की आवाम का किसी को कोई फिक्र नहीं है? हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि ये जो गवर्नमेंट है PPP की, अभी हम 2008 से इनको देख रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, इनको सिर्फ अपना फिक्र है और किसी और का फिक्र है ही नहीं।
और कमाल की बात है कि फिर भी ये इलेक्ट हो गए। अब उसका क्या वजह है, वो एक सीधी सादी मेरे ख्याल में एक पीएचडी मिल जाएगा किसी को अगर वो बैठ के उस पर काम करे। देखिए बात असल ये है, ये सब बिल्कुल जनरल साहब ने सही कहा, पूरी आवाम जानती है बगैर रेंजर्स के पता नहीं आजकल क्या हालात होता। और ये जो डिले कर रहे हैं ये एक अपना एक डिफाइंस दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो सिग्नल कर रहे हैं, वो एक फेंक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि याद रखो अगर तुम ज्यादा हमारे पे चौधराट दिखाओ और तुम यू थ्रो योर वेट अराउंड और हमारे लोगों को उठाते जाओ तो हम भी कुछ कर सकते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं होगा। मगर फौज ने भी तो और रेंजर्स ने भी तो कुछ ऐसे काम किए हैं जो मेरे ख्याल में अब ऑन रिफ्लेक्शन ये गलतियां लगती हैं। मिसाल के तौर पे देखिए जब आप एक आदमी के खिलाफ आप करप्शन चार्जेस डालते हैं, आप मुझे बता दें किधर भी इस मुल्क में पाकिस्तान में करप्शन चार्जेस किसके खिलाफ प्रूव हुए हैं इन कोर्ट। अब मैं मिसाल नहीं देना चाहता, एक सबसे बड़ा मिसाल ये है कि जिसके साथ 8 साल 9 साल करप्शन चार्जेस चले वो तो पाकिस्तान का सदर बन गया बाद में। तो ये बहुत मुश्किल है करप्शन चार्जेस पहनने के लिए। लेकिन वो दूसरी बात है जब उन्होंने आसिम साहब के ये वो बाइज्जत बरी भी तो हो गए फिर जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। वो तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव। दूसरी बात यह है कि अगर आप टेररिज्म चार्जेस आसिम साहब के खिलाफ लगा रहे हैं वो तो खत्म हो गया, वो तो पुलिस डीआईजी ने अनाउंस किया कि ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं, ये तो उन्होंने डिबंक कर दिया। अब आप सोचिए कि 2 चार्जेस जो पुलिस ने इनके खिलाफ लगाए थे, एक को तो जो रेंजर्स ने लगाए थे, एक तो पुलिस एट द लेवल ऑफ डीआईजी इन्वेस्टिगेट करके डिबंक कर दिया, और दूसरी बात वो जो करप्शन चार्जेस है वो अब नैब करेगी। और जैसे मैंने आपको कहा पाकिस्तान में इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव करप्शन चार्जेस। सबूत का जो रिक्वायरमेंट है, द क्वालिटी ऑफ एविडेंस जो है वो बहुत बड़ा होता है। तो मेरे ख्याल में कुछ देर के बाद आसिम साहब तो बड़े खुशी से बेल लेके घर पे बैठेंगे। सही, ठीक है। और अगर इस तरह से होता है अमजद साहब, तो फिर क्या रेंजर्स के जो इख्तियारात, रेंजर्स ने जो कार्रवाई की, अब तक जो कराची में अमन आया, कराची के अवाम को कुछ सुकून मिला, ये तमाम चीजें फिर रिवर्स गियर में चली जाएंगी क्या? जी, जहां तक हिलाली साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में करप्शन पे सजा नहीं होती, दी नहीं जा सकती, या जो भी, जैसे जरदारी साहब के केस में मुझे पता है कि यहाँ पे क्या हुआ, नैब वालों ने मुझे ब्रीफिंग दी, ये भी दुरुस्त है कि डॉक्टर आसिम को भी सजा नहीं होगी। लेकिन रेंजर्स ने करप्शन का कोई भी चार्ज उनका इन्वेस्टिगेट नहीं किया। जो उन्होंने डॉक्टर आसिम ने वॉलंटरीली जो स्टेटमेंट्स दी उसमें उन्होंने अरबों रुपए क्या किससे खुद बताए कि ये मैंने किया है। फिर बाद में रेंजर्स ने तो फिर उस किस्से को छोड़ा क्योंकि वो कागजात सारे नैब के हवाले कर दिए, लेकिन जो टेररिज्म के साथ जिसका वास्ता था वो केस उन्होंने आगे लेके गए और उस केस के शवाहिद और हर चीज मौजूद है। लेकिन ये सिंध गवर्नमेंट ने इंटेंशनली किया क्योंकि रेंजर्स के केस के बाद उसका जाके, क्योंकि रेंजर्स में जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है तो 7 लोगों ने, हाई लेवल के 7 ऑफिसर्स ने जीआईटी की शक्ल में उनकी इंटेरोगेशन की है। उस रिपोर्ट को तो आपने कुएं में डाल दिया और इसको हवाले किया सिंध पुलिस के, जो कि ये नहीं किया जाता। जितने भी लोग दूसरे ट्राई किए गए हैं, जिनके केसेस रेंजर ने हैंडल किए गए हैं, क्या वो पुलिस के हवाले किए गए हैं? पुलिस के हवाले करने का मकसद यह था कि उन 7-8 दिनों में उनकी ट्यूटरिंग की जाए कि आपने क्या कहना है। उनके सारे केस को वहां पे बर्बाद किया गया और एक आदमी अपॉइंट कर दिया कि जी आप इन्वेस्टिगेटर हैं, और उसको लाके 2 दिन बाद खड़ा कर दिया कि आप कह दें कि जी कोई हमने इन्वेस्टिगेशन की, कुछ नहीं निकला। तो ये तो ठीक है, अवाम की आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं। मैं तो यही कह सकता हूं कि अवाम को इनके गिरबान पकड़ने चाहिए। ये मुल्क के दुश्मन है, अवाम के दुश्मन है। अगर इनके अंदर सिर्फ अपनी करप्शन है और उसी को बचाना है और उसी को खाना है, तो फिर लोगों को अपना कुछ सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। अमजद साहब, इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे, स्पेशली कराची के हवाले से बात की जाए। नाजरीन, तो कराची के अवाम भी सरापा एहतजाज नजर आ रहे हैं कि जी रेंजर्स के इख्तियारात में अगर आपने तोसी नहीं की तो कराची के अमन अमान का क्या बनेगा। इस हवाले से भी बात करेंगे और डॉक्टर आसिम के केस के हवाले से भी बात करेंगे कि 2 सरकारी लोगों के बयानात में तजाद क्यों पाया गया। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले हम कराची के हवाले से बात कर रहे थे और कराची से ही रिलेटेड डॉक्टर आसिम हुसैन का केस, जिनको गिरफ्तार किया गया 26 अगस्त को, और गिरफ्तार करने के बाद जो सिचुएशन आई वो तमाम हमारे सामने है। इस मुकदमे के तफ्तीशी अफसर ने, अब लेटेस्ट जो खबर ये है कि तफ्तीशी अफसर अल्ताफ हुसैन कहते हैं कि जी डॉक्टर आसिम के खिलाफ कोई ठोस शवाहिद नहीं मिल सके, वेयर एज प्रोसिक्यूटर जो हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनका कुछ और कहना है। वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके खिलाफ ठोस शवाहिद ना हो, ठोस शवाहिद मौजूद हैं और ये गलत बयान है। इस हवाले से बात करेंगे डॉक्टर आसिम के केस के हवाले से और कराची में क्या होने जा रहा है, इस बात को भी कंटिन्यू करेंगे। जफर हिलाली साहब ने हमें ज्वाइन किया है कराची से होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे स्टूडियोज में, और इस्लामाबाद से हमें होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए लाहौर में ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब ने। दोनों से बात करेंगे। हिलाली साहब, ये बताइएगा कि ये तजाद जो पाया जा रहा है, एक तरफ तफ्तीशी अफसर जो डीएसपी हैं अल्ताफ हुसैन, वो कहते हैं कि जी हम लोगों को ठोस शवाहिद नहीं मिले, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये कहते हैं कि ठोस शवाहिद तो मौजूद हैं, तो ये तजाद कहां से क्यों जन्म ले रहा है? ये देखिए जी, बड़ा ऑब्वियस है। माफ करिए, सिंध पुलिस जो है, सिंध पुलिस तो बिल्कुल एक प्राइवेट पुलिस फोर्स है, द गवर्नमेंट इन पावर, पीपीपी का। वो रिक्रूट करते हैं, वो पोस्ट करते हैं, वो प्रमोट करते हैं, वो उनको कहते हैं क्या करो क्या नहीं करो। हमें सब पता है कितने पैसे मिलते हैं, किसको मिलते हैं जब रिक्रूटमेंट होता है और ये वो। तो ये कहना कि वो एक इंडिपेंडेंट फोर्स है, दैट वुड बी रॉन्ग। मगर देखिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सब चीज़ है, वो हम सब जानते हैं। जब ये केस चला था तो रेंजर्स को और दूसरे लोगों को पता था कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो तो दैट विल फेवर आसिम साहब। मगर अब बात ये है, वो तो हो गया है ना, वो तो इन कोर्ट उन्होंने आके कहा, वो डीआईजी ने कहा ये बिल्कुल बेकार चार्जेस हैं टेररिज्म के इनके खिलाफ, और हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया। अब आप कहते रहे कि वो गलत था, ठीक नहीं था, ये पुलिस फोर्स ऐसा है, कोर्ट तो वो चीज देखेगा ना जो एक ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूटेड पुलिस फोर्स उनको कहेगी। तो मेरे ख्याल में बड़ा हद तक रेंजर्स का पूरा केस वीकन हुआ है इन द आईज ऑफ द लॉ। अब क्या होने वाला है, वो कितना वीकन हुआ है हमें पता चल जाएगा। मगर मेरे ख्याल में वो दूसरा केस को भी इम्पैक्ट हुआ है, करप्शन का जो केस है, जिसके बारे में हम लोग सब मुंह खोले बैठे हुए थे कि क्या क्या रेवलेशंस आएंगे, शायद आए शायद नहीं आए। मगर बात असल ये है, वो भी केस अब उसका थोड़ा सा सेटबैक हुआ है। सही, ठीक है। अमजद साहब, कई सियासी मुकमुका की बात जो की जा रही है, बहुत सारे मुबस्सिरीन का ये भी कहना है कि जी सियासी मुकमुका हो गया, सियासतदानों ने आपस में गठजोड़ कर लिया, रेंजर्स को साइडलाइन कर दिया, वो चीजें भी सामने आ सकती हैं? वो चीजें भी कुछ इस तरह की हो रही हैं कि ब्लैकमेलिंग तो नहीं चल रही बीच में? मेरा अपना ख्याल है कि मुकमुका का बहुत सारा किस्सा सामने आ चुका है, और जैसे हिलाली साहब कह रहे हैं, जो करप्शन का केस है वो भी बहुत हद तक कमज़ोर हो गया। उसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो रेंजर्स को इन्होंने बयानात दिए थे, खुद डिस्क्लोजर्स किए थे, उसमें बहुत सारा पैसा जो पीएसओ से, रिफाइनरी से और लोगों से लिया हुआ था, जिसका कि उन्होंने सोर्सेज भी बताए कि वो किसके साथ शेयर करते रहे, किसको दिया, कैसे मुल्क से बाहर भेजा गया। सही। लेकिन अब जब नैब वाले केस लेके आए हैं तो वो केस सिर्फ अस्पताल के लिए ज़मीन के कब्जे का है, और बाज़ लोगों को सीएनजी लाइसेंस देने का है, स्टेशन कायम करने का। वो इस तरह के चंद एक मुकदमे, चंद एक चीज़ें हैं जो कि सिर्फ जिनका ताल्लुक डॉक्टर आसिम से आ रहा है। गो कि उससे भी बचने का कोई ना कोई रास्ता पीपीपी करेगी, पीपल्स पार्टी निकालेगी। लेकिन यूं लगता है कि कम से कम इस केस में आज जो तहकीकात नैब करने जा रहा है, उसमें पीपल्स पार्टी की जो सीनियर क़यादत है, जिनके ऊपर सारी एलिगेशंस थी और जिनके बारे में डॉक्टर आसिम ने डिस्क्लोजर्स किए थे, उनको कम से कम केस से बाहर निकाल दिया गया है। और इससे आप देख लीजिए कि केस की नौयत वो फिर बड़ी, उसकी इंटेंसिटी बड़ी कम हो जाती है, और वो एक जो बहुत बड़ा उसमें दायरा वसी होता नजर आ रहा था, वो एक फर्द तक महदूद होकर रह गया है। और इस फर्द को अब बेल आउट कराने के लिए बाकी लोग जो हैं वो मैदान में उतर सकेंगे, क्योंकि अब वो खुद बरी जिम्मा हो गए। उनके अपने ऊपर से जब इल्जामात जो हैं वो तहकीकात नहीं हो रही, तो वो अपना पॉलिटिकल रोल प्ले करेंगे और इसकी जान छुड़ाएंगे वहां से।
सही। हिलाली साहब, एक जगह एतराफी जो बयान है वो सामने आया था उनके ही डीएमओ का, उनके ही अस्पताल के डीएमओ का, कि ठीक है टेररिस्ट की जो इलाज मुआवजा करते थे वो डॉक्टर आसिम हुसैन और साथ बहुत सारे एमक्यूएम के लीडरान का नाम लिया गया, वो भी एतराफ किया गया था। उसके बावजूद कोई ठोस शवाहिद नहीं है। करप्शन के हवाले से बहुत ठोस शवाहिद की बात की जा रही है और अब अमजद साहब ये कह रहे हैं कि वो केस भी वीकन हो गया। तो क्या जो शवाहिद हैं उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता या शवाहिद को प्रॉपर्ली पुट नहीं किया जा रहा? क्या क्या वीकनेस है हमारे यहाँ जुडिशल सिस्टम के अंदर या जुडिशरी के जो सामने पेश किए जाते हैं शवाहिद, उस हवाले से? देखिए, लॉ ऑफ एविडेंस जो है पाकिस्तान का, वो बड़ा सख्त लॉ ऑफ एविडेंस है। वो पुलिस के सामने जो आप कन्फेशनल स्टेटमेंट देते हैं, अगर जुडिशल मैजिस्ट्रेट उधर प्रेजेंट ना हो तो वो कोई जज कोर्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता, और कोर्ट देखता है और कोर्ट को पता है कि पुलिस स्टेशंस में और पुलिस पे कितनी दबाव होती है एक इंसान पे। और डॉक्टर आसिम ने तो आके सीधा कह दिया, उसने कहा कि वो तो मुझे तोते के तरह कहने थे ये करो, मुझे कहते थे ये कहो। ये पूरा जो मैंने उनको बयान दिया है, दिस इज एज अ रिजल्ट ऑफ क्या कहते हैं, प्रेशर। तो वो तो फौरन उनके जो बयान, जिधर एक जुडिशल मैजिस्ट्रेट प्रेजेंट नहीं था कोर्ट के सामने, वो खत्म हो गया। कोर्ट विल नॉट टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। तो मेरा अपना ख्याल ये है जी कि इन लोगों को क्या पता नहीं था कि जब इनको अरेस्ट करके इस तरीके से उनके खिलाफ एक्शन ले। मेरा अपना, अगर माफ करिए, एक अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब फौज जाके लीगल चीज़ों में दखल देती है, पॉलिटिकल चीज़ों में दखल देती है, तो उनके पास उस वक्त दखल देने के वक्त उनके पास ऐसा एडवाइस होना चाहिए जो इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन के सिंपल रीडिंग ऑफ द लॉ, माने कि उनके पास ऐसे लोग और स्किल्ड लोग होना चाहिए जो इन चीज़ों के बारे में उनको एडवाइस कर सकते हैं और उनको फिर गाइड कर सकते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। ठीक, हिलाली साहब, वाकई में स्किल्ड और गाइड करने वाले प्रॉपर लोग हों। जी अमजद साहब, मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूंगा अनीका। देखिए, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि फौज या रेंजर्स जो काम कर रहे हैं, पहली बात ये कि उनके पास लीगल एक्सपर्टीज भी उन्होंने साथ रखी हुई है और जो कुछ भी उन्होंने तैयार किया हुआ है उसमें सिर्फ कन्फेशनल स्टेटमेंट का किस्सा नहीं है, बल्कि डॉक्यूमेंट्स वो हैं, अस्पताल में एडमिशन रजिस्टर है लोगों का, जिसमें सिर्फ ये टेररिस्ट नहीं बाकी भी बेशुमार दुनिया जो एडमिट हुई वो रजिस्टर सारा उनके पास है। फिर उसके अलावा गवाह हैं जिनकी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन एक तरफ जज वो सुननी नहीं चाहता जो बात आप पेश करना चाहते हैं, पहला मसला है। दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए अगर अदारे ने काम करना है तो वो अदारा जो है वो उसका मुकाबला पूरी हुकूमत की मशीनरी से है जो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लॉइट करने में महारत रखती है, चुनाचे वो उसकी पेश नहीं चलने देती। अब अगर रेंजर्स आज अदालत में लेके वो सारे कागजात और चीजें पहुंचे हुए थे तो जज साहब को चाहिए था कि देखते और उनका मुशाहिदा करके कोई फैसला करते, लेकिन उन्होंने वो पेश ही नहीं करने दिए, उनकी बात ही नहीं सुनी। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं, आखिरी केस जिसमें जरदारी साहब बरी हुए हैं, आप जरा उसका हाल सुनिए। उस केस में यह हुआ कि नैब वाले कुछ फोटो कॉपीज लेके गए, जिनको फोटो कॉपीज को लाहौर हाई कोर्ट ने ऑथेंटिकेट किया हुआ था, स्टैंप किया हुआ था एज सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। और उसकी वजह यह थी कि लाहौर हाई कोर्ट में उसी केस की एक इंक्वायरी ऑर्डर हुई थी जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के एक जज थे जो कि उसके सरबराह बनाए गए इंक्वायरी कमेटी के, वो 4 साल से इंक्वायरी ऑर्डर हुई है और वो एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स अपने कब्जे में रख के बैठे हुए हैं। जब रेंजर्स ने एक्चुअल डॉक्यूमेंट सामने लानी थी तो उन्होंने कहा जी हम आपको फोटो कॉपीज की सर्टिफाइड कॉपीज बना देते हैं, आप वो ले जाएं। लेकिन जज ने वो फोटो कॉपीज लाहौर हाई कोर्ट की सर्टिफाइड एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और उसने कहा जी चूंकि असल कॉपियां ये नहीं ला सका, नैब वाले एक्चुअल नहीं ला सके, तो मैं इनको बरी कर रहा हूं। आप जरा सितम ज़रीफ़ी देखिए कि इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है। हम लोगों के गैप नजर आता है, हम ब्रेक की तरफ जाना है हम लोगों ने। और स्पेशली बात की जाए इस तरह के केसेस की जो कि मुल्क की प्रॉपर सियासत के अंदर भी इंपैक्ट करते हैं और मुल्क के आम शहरी के ऊपर भी इंपैक्ट करते हैं, इस तरह के केसेस के अंदर और बेहतर तरीके से कार्रवाई को आगे लेकर जाने की जरूरत है। अभी हम जाएंगे ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बलोचिस्तान के हवाले से कुछ बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की बलूचिस्तान के बारे में कि हम बलूचिस्तान के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, बलूचिस्तान के हवाले से मरी में एक मुआहिदा तय पाया जिसके अंदर इत्तेहादी जमातें मौजूद थीं और वज़ीर आज़म की सरबराही में ये डिसाइड हुआ कि डॉक्टर अब्दुल मालिक जो हैं 2.5 साल तक हुकूमत करेंगे और उसके बाद सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो हैं वो 2.5 साल तक CM बलूचिस्तान बनेंगे। इस 2.5 साल गुजरने के बाद हुकूमत और वजीर आज़म अजीब कश्मकश में नजर आए कि आखिर डॉक्टर अब्दुल मालिक की अच्छी कारकर्दगी देखते हुए उनको आगे कंटिन्यू किया जाए या सनाउल्लाह ज़हरी साहब को मुआहिदे के तहत चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। आखिरकार चीफ मिनिस्टर बना दिया गया सनाउल्लाह ज़हरी साहब को और उसके बाद फिर डॉक्टर अब्दुल मालिक को उनके कैबिनेट में वजीर बनने की पेशकश भी की गई और इस हवाले से अब्दुल मालिक साहब ने टोटली मना कर दिया कि मैं जो हूँ वजीर नहीं बनूंगा। उसके बाद उनको अब पेशकश की गई स्पीकर बनने की। इसके बारे में आप जानेंगे कि आखिर होता क्या है। हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन किया ज़फ़र हिलाली साहब ने होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए। बहुत शुक्रिया ज़फ़र हिलाली साहब एक बार फिर ज्वाइन करने के लिए। ज़फ़र हिलाली साहब, एक तो मुआहिदा हुआ था लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर अब्दुल मालिक की कारकर्दगी में नजर आ रही थी बलूचिस्तान के अंदर बहुत बेहतरी आई, टेररिज्म कम हुई, फरारियों ने जो है वो हथियार डाले। वो चीजें देखते हुए हुकूमत कंफ्यूज तो थी। सनाउल्लाह ज़हरी साहब की हुकूमत स्टार्ट होते ही आप क्या देखते हैं, कुछ चेंज आएगा इस चीज के अंदर, बेहतरी आएगी या स्लो डाउन हो जाएंगी चीजें? देखिए, एक तरीका यह है इस क्वेश्चन को डील करने का कि हम पहले तो वो इन फेवर पॉइंट्स दिखाएं, इन फेवर ऑफ द चेंज। ज़हरी साहब जो आए हैं उनका क्या है खूबी जो ये शायद उस पे चीफ मिनिस्टर बेहतर कर सके। मिसाल के तौर पे हमें पता है कि वो खान और खलाट के साथ निगोशिएट कर रहे हैं कि भाई खान साहब आप वापस आएं और पाकिस्तान, रिकंसाइल योरसेल्फ टू पाकिस्तान, माने जैसे आपके परदादों ने किया था। तो अगर खान और खलात वापस आ जाएं एज अ रिजल्ट ऑफ मिस्टर ज़हरी के कॉन्टैक्ट, ये तो बड़ा ब्रेक थ्रू होगा पाकिस्तान के लिए। तो ये एक दिस इज अ गुड रीजन क्यों वो चीफ मिनिस्टर बने। दूसरी बात ये है उनकी लॉयल्टी पे कोई डाउट नहीं है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। माने वो उनका एक बेटा भी मारे गया, उनका एक नेव्यू भी मारे गया। 2013 में सेसेशनिस्ट लोगों ने उनको असैसिनेट किया तो उन्होंने खून दिया है पाकिस्तान के और उनका स्टांस जो है इट इज नाउ बीइंग, क्या कहते हैं, कंफर्म्ड बाय ब्लड। तीसरी बात यह है कि वो PML के एक ओहदेदार हैं, जनरल कादिर बलोच के दोस्त हैं और जो दूसरे लोग थे हमारे दुश्मन। करिएगा, हमारे साथ जो कॉल पर मौजूद हैं वजीर दाखिला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शो का हिस्सा बनाते हैं। बहुत शुक्रिया सरफराज बुगटी साहब हमें ज्वाइन करने का कॉल पे। ये बताइएगा, सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो ही चार्ज संभालते हैं, आप क्या तब्दीलियां देखते हैं बलूचिस्तान में? बेहतरी आएगी या सिचुएशन वही रहेगी या कुछ चीजें स्लो डाउन होंगी? देखिए, यकीनन बेहतरी की तवक्को रखनी चाहिए और ये ऐसा नहीं है कि सनाउल्लाह ज़हरी के आने से कोई बुराई आएगी। मैं समझता हूँ कि वो इम्पोर्टेंट पार्टनर थे और हुकूमती मामलात में इन पिछले 2.5 सालों में भी उनका एक रोल रहा है। तो मैं बड़ा होपफुल हूँ और मुझे लगता है कि चीजें बहुत बेहतरी की तरफ हैं। सही। सरफराज बुगटी साहब, ये भी फरमाइएगा कि कहीं नेशनल पार्टी के साथ कुछ दूरियां तो नहीं आएंगी इस वजह से? डॉक्टर अब्दुल मालिक की कारकर्दगी तो बहुत बेहतर रही, बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही और उन्होंने वजीर बनने से भी इनकार कर दिया, कहीं कुछ चपकलिश तो नहीं होगी? यकीनन नहीं। देखें, उनके जो डॉक्टर मालिक साहब की जो नेशनल पार्टी है वो भरपूर वजारतों में है और वजारतों में रहेगी। उन्होंने अपनी जात के हवाले से वजारत लेने से इनकार किया था क्योंकि वो समझते हैं कि उन्होंने पार्टी को टाइम देना था। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशाइन बात है और इसमें जो सबसे हौसला अफजा बात है उसको समझने की जिसको जरूरत है, जो इम्पोर्टेंट है, जिसपे आपको भी डिबेट करनी चाहिए, कि मैं समझता हूँ कि फेडरेशन पे बिलीव करने वाले लोग जो हैं या फेडरेशन की सियासत बलूचिस्तान में बड़ी इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिलने का मतलब है कि फेडरेशन मजबूत होगी बलूचिस्तान में, जो फेडरेशन पे मानने वाली जमात की हुकूमत होगी। सही। अच्छा सरफराज बुगटी साहब, इस 2.5 साल में आपने बलूचिस्तान को कैसे तब्दील होते हुए देखा और अगले 2.5 साल में आपकी क्या उम्मीद है वहां बसना है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज बलूचिस्तान के हवाले से जब भी आप आते हैं, पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, उन फैसिलिटीज को हट के वो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी, मैं समझता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे उनको एड्रेस किया गया है और लॉ एंड ऑर्डर में एक बहुत बड़ी तब्दीली आपको नजर आ रही है। अक्सर हम ये कहा करते थे कि एक गैर फाल हुकूमत थी और हमने उसको फाल बनाया है।
तो मैं समझता हूँ कि अगले 2.5 सालों में भी इंशाल्लाह इसी तरह दिन रात मेहनत करेंगे और तमाम कोलिशन पार्टनर्स इस सूबे को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। सही सरफराज साहब, होप इज ऑलवेज बेटर, डेफिनेटली होप तो हम भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से फरारियों और मुल्क दुश्मन अनासर के साथ डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब ने जो है मतलब जिस तरीके से वो वापस उनको पाकिस्तान के पेज पर लेकर आए, क्या सनाउल्लाह ज़हरी साहब भी उसी तरीके से ला सकेंगे? क्या वो भी उसी तरह से कैपेबल हैं? देखिए, आप ये मुझे समझ नहीं आ रही कि आप ये कंपटीशन की फिजा क्यों पैदा करना चाह रही हैं, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, कोई शक नहीं कि डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच एक बड़े अच्छे क्योंकि अभी तक मेरे सीएम हैं, हमारे टीम कैप्टन हैं, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं ये चीजें कलेक्टिव विजडम से हुई हैं, कलेक्टिव एफर्ट से हुई हैं, और वही कोलिशन पार्टनर्स अभी भी गवर्नमेंट में है, वही पोर्टफोलियोज उन्हीं लोगों के पास हैं जो जिस पार्टीज के पास पहले थी। तो ये सारी चीजें सनाउल्लाह ज़हरी साहब इन तमाम चीजों में पहले से इन है, ऐसा नहीं है कि वो बाहर से कहीं से आ रहे हैं, वो इस असेंबली के हिस्सा थे, इस काबीना के हिस्सा थे, और अहम तरीन कोलिशन पार्टनर्स जो थे उनके पार्लिमानी लीडर थे। सही। सरफराज बुगटी साहब, आप हमारे साथ लाइन पर ही रहिएगा। आपने कहा कि कंपटीशन की फिजा नहीं होनी चाहिए, और डेफिनेटली 2.5 साल है तो कुछ ना कुछ मुवाजना तो करना पड़ता है। हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी हिलाली साहब। देखिए, मैंने कहा था, मैंने आपको बताया था कि जो प्रो पॉइंट्स हैं, जो नए चीफ मिनिस्टर ज़हरी साहब आ रहे हैं, अब मैं बताऊं कि कुछ एंटी पॉइंट्स भी हैं। एंटी के मतलब क्यों लोगों को थोड़ा सा कंसर्न है। पहली बात तो ये है कि जी के ये जो चॉइस है, ये चेंज जो हो रहा है, इट इज़ नॉट नेसेसरली फॉर द बेटर। माने कि मुझे पता चला है कि फौज में दे लाइक्ड मालिक साहब, उनका ही वॉज अ मिडिल क्लास मैन। ज़हरी साहब के तरह कंट्रोवर्शियल नहीं थे, सरदार फ्यूडल सरदार नहीं थे, वो मिडिल क्लास थे और ये ज़्यादा उनकी बातें सुनते थे, और उनका पास्ट जो भी है वो बिल्कुल सही था, अनलाइक ज़हरी साहब जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल पास्ट रहा है उनका। तो और दूसरी बात ये है कि ज़हरी साहब और मेंगल साहब के जो ट्राइब्स हैं उनमें बड़ा क्लैश होता रहा, अब शायद होता भी है अभी भी। तो कुछ ऐसे भी चीजें हैं दैट क्यों इधर झिझक हुआ था कि क्यों चेंज करें या ना करें, मगर इन दी एंड उन्होंने कहा जो एग्रीमेंट साइन किया है उसके मुताबिक चलें। बट देयर आर फैक्टर्स जो सजेस्ट के इतना अच्छा चेंज शायद ना हो। सही। सरफराज बुगटी साहब, हिलाली साहब के तज्जिए के हवाले से। जी मुझे पहले थोड़ा सा कमेंट करने दें। देखें, अगर ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं और अगर पॉलिटिकल लोग इन एग्रीमेंट्स पे इम्प्लीमेंटेशन ना कराएं तो फिर किसी और से भी बाहर से गिला ना कीजिएगा। और दूसरा जो हिलाली साहब कह रहे हैं, मेरे सीनियर हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि ज़हरी साहब कहीं कॉन्ट्रोवर्शियल थे। अब मीडिया की जो परसेप्शन है, वेरी अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान के बारे में बहुत कम लोग और बहुत कम जानते हैं। वो सिर्फ इस्लामाबाद में बैठ के और मीडिया हाउसेज में बैठ के बलूचिस्तान के बारे में कमेंट करना ये बहुत नामुनासिब बात है। अब देखें, ज़हरी ट्राइब की जो झगड़े हैं वो किसी वट के मैंगल पे, जिन पे सरदार अख्तर जान मैंगल का आप जिक्र कर रहे हैं, उनसे उनका कोई झगड़ा नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। और वैसे भी बलोच ट्राइबल सोसाइटी में स्टेट को इस्तेमाल नहीं किया जाता है जाती झगड़ों में। और एक लम्हे के लिए जरा सोचे, इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है, एक शख्स को एक लीड रोल दिया गया है बलूचिस्तान में, क्या वो इसीलिए दिया गया है कि वो पर्सनल लिमिटीज वहां से निकालेंगे? सही। ऐसा कतई नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। बहुत शुक्रिया जफर हिलाली साहब, बहुत शुक्रिया। सरफराज बुगटी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें लाइन पर ज्वाइन किया था। बलूचिस्तान के हवाले से डेफिनेटली हम सब लोगों की नेक तमन्नाएं भी हैं, दुआएं भी हैं और होप्स भी हैं कि सनाउल्लाह ज़हरी साहब का दौर भी जब शुरू होगा तो बलूचिस्तान के लिए उसी तरीके से या उससे भी बेहतर होगा जो डॉक्टर मालिक साहब का दौर रहा। बलूचिस्तान ने जो है बहुत सारी चीज़ें झेली, बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आई, और दहशतगर्दी वहाँ बहुत ज़्यादा थी जिसकी कमर टूटते हुए अभी हमें नजर आ रही है। बहुत सारे फरारियों ने हथियार भी डाले। हम दुआगो हैं कि ये सिलसिला आगे चलता रहेगा और इसी तरीके से पाकिस्तान के पेज पे तमाम लोग आते रहेंगे, और वो लोग जो कंट्रोवर्सीज डेवलप करते रहे हैं बलूचिस्तान के हवाले से, उनको कोई चांस नहीं मिलेगा। हम डेफिनेटली दुआगो हैं, बलूचिस्तान के लिए नहीं, कराची के लिए नहीं, सिंध के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए। और इसी दुआ के साथ हमारे आज के शो का इख्तिताम होता है। हमें फेसबुक पर और ट्विटर पर ज़रूर अपने मसाइल और आरा से आगाह करिएगा, और साथ ही साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआगो रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।